सो हे व्हाट्सअप। और चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना प्यारा सा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को आज मैं पूरा निपटाऊंगा इंक्लूडिंग बायो हैक, जो कि होगा 5th एडिशन यानी कि लेटेस्ट एडिशन। इसके साथ मैं निपटाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर को, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। और वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, लेकिन जितनी भी लंबी होगी पूरी भयंकर मस्त वीडियो बनेगी। और चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आपको A to Z हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट। जी नहीं क्लियर हो डिसलाइक मारो, रिपोर्ट मारो, चले जाओ। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, टेंशन नहीं है, क्योंकि भरोसा है अपने आप पे, ठीक है। तो चलिए करते हैं ब्लड ग्रुप स्टार्ट। तो देखिए, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बिन डन, ठीक है। टू सच ग्रुपिंग, एक ABO और एक RH, इसको हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ABO के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद RH को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है ये बेस्ड होता है किस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। और मतलब एंटीजन क्या होता है, केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो केमिकल से आपका इम्यून रिस्पॉन्स करता है उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। और उसके खिलाफ अपना बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी। सिंपल सा बात है, ये 12th में जाओगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत तगड़ा तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखो ऑन द RBC, यानी कि एंटीजन होगा किस पे, RBC पे, नेमली A और B। यानी कि दो को हम लोग पढ़ना है A और B के बारे में। ये दोनों एंटीजन होंगे जो कि RBC के सरफेस पे पाए जाएंगे, जो कि बाई कॉन्केव टाइप का दिखता है, ऐसे ऐसे दिखेगा। इसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होंगे और इसके ऊपर यहाँ पर आपको एंटीजन मिलेगा, कौन सा, AB। और साथ में पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर RH फैक्टर पाया जाएगा तो इसको हम लोग RH पॉजिटिव भी बोलेंगे। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी यानी कि प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जैसा कि मैंने अभी बताया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड A, B, AB एंड O आर गिवन इन टेबल, ये ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विथ द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बस निकल के आता है बात कि अगर ब्लड मैच हो जाता है, देखिए क्या करते हैं कि जो ब्लड हो डोनर को हम लोग केयरफुली मैच कराते हैं किससे, ब्लड ऑफ रिसिपिएंट से, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम, जैसे कि क्लम्पिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, ठीक है। द डोनर कैपेबिलिटी अभी यहाँ पर हम लोग को पढ़ाया जाएगा यहाँ इस टेबल के अंदर। तो देखो, अगर आपके पास A ब्लड ग्रुप है तो सीधी सी बात है, अगर A ब्लड ग्रुप है तो RBC के सरफेस के एंटीजन कौन सा होगा, A होगा। और इसके खिलाफ कौन सा बनेगा, एंटी A बनेगा ना, नहीं, क्योंकि देखिए एंटी A बनेगा तो इसको ही मार देगा, यानी A के एंटी, यानी कि A के उल्टा, तो इसको A को ही मार देगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, एंटी B बनेगा, ताकि अगर B वाला घुस जाए इसमें, अगर B वाला आतंकवादी इसके अंदर आतंक फैलाने आ जाए तो एंटी B है इसके पास, वो जाके उसको डिशुम करके मार के ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका ब्लड ग्रुप A के ऊपर एंटीजन A और एंटीबॉडी कौन सा, प्लाज्मा में। प्लाज्मा यानी कि पूरे ब्लड के अंदर, यानी प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, उसके अंदर कौन सा, तो एंटी B, ठीक है। ब्लड और डोनर कौन होगा, A का, तो A का A और O डोनर होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लस होगा कि निगेटिव होगा, ये सब आगे होगा, ठीक है। B की बात करते हैं तो ऐसे ही B होगा और इसमें एंटी A होगा और B और O दोनों होगा। AB की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जब दोनों हैं तो हम लोग इसमें एंटी B दोनों डाल दें, नहीं, क्योंकि अगर दोनों डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसमें AB होगा तो इसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं कोई, तो इसको सबको ही खून दे सकता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं O की, तो O जो होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी A और एंटी B है। तो हम लोग के पास जब A और B ही था तो दोनों के खिलाफ ही जब एंटीबॉडी बना हुआ है तो कोई क्यों इसमें रहना चाहेगा, ठीक है। इसलिए O को सिर्फ O ही दे सकता है। आगे जाके हम लोग O निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल डोनर होता है। आगे देखो, फ्रॉम द अबोव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप O, यानी कि ग्रुप O ब्लड कैन डोनेट टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप एंड हेंस O ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर।
पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम person with AB as well as other groups of the blood, therefore such person are called universal recipient। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बोल दिया कि देखो O वाला जो है वो सबको खून दे दे रहा है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर हो गया, और AB जो है वो सबसे खून ले रहा है एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद AB एज वेल एज अदर ग्रुप्स, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो आगे में हम लोग पढ़ेंगे प्लस वाला कि माइनस वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। RH ग्रुपिंग, अब इसमें हम लोग को पता चलेगा कि हाँ प्लस वाला है कि माइनस वाला है। तो बस आगे देखो क्या है सीन। देखो RH ग्रुपिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो RH जो था वो नाम कैसे निकल के आया वो पहले बताता है कि अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी, यानी कि रीसस मंकी एक था, उसका नाम ही था रीसस, यानी कि एक बंदर था जिसका प्रजाति का नाम क्या था, रीसस, और उसके अंदर ही पहले हम लोग देखे थे कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटीन भी पाया जाता है RBC सरफेस पे, तो इसीलिए हम लोग उसके नाम पे ही बोल दिए कि ये RH होगा। रीसस के लिए हम लोग RH उसके सम्मान में दिए, तो हेंस RH इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी, यानी कि नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, यानी नियरली 80% ह्यूमन में क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, सच इंडिविजुअल को हम लोग RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसके पास नहीं होता है वो एंटीजन, जिसमें एंटीजन एब्सेंट है उसको RH निगेटिव बोलेंगे। यही कन्फ्यूजन होता है कि निगेटिव वाला तो नहीं ना आ जाता है, तो नहीं, निगेटिव का मतलब एब्सेंट। ठीक है, निगेटिव मतलब एब्सेंट, यानी कि वहाँ पर देखो RH पॉजिटिव होगा जिसके पास वो होगा, यानी नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में क्या होता है, सरफेस ऑफ RBC पे क्या होगा, RH पॉजिटिव, यानी कि उसके पास होगा। लेकिन जिसके पास एंटीजन एब्सेंट है वो RH निगेटिव हो गया। ठीक है, अगर देखो आगे देखो, एन RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि RH एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग को पूरा एकदम मैच कराना ही पड़ता है। अगर उसके पास अगर RH एंटीजन हुआ और उसको हम लोग RH निगेटिव में डाल दिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसीलिए एक बीमारी है जिसको हम लोग आगे जाके अभी इसी में पढ़ेंगे, यहीं पे आगे आएगा कि एक मम्मी में हो चाहे इसमें बच्चा में, ऐसे इन्फेंट और मदर वाला केस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियारिस। ठीक है, इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियारिस। ठीक है, फीटल में होता है। इसीलिए देखो एन RH निगेटिव, तो ये हम लोग बात कर लिए कि हाँ मिसमैचिंग हो जाएगा, तो ऑब्जर्व बिटवीन RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। देखो अब देखो, एक स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, यानी कि एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसका मैंने तुमको नाम बताया कि RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला केस, जिसमें क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग। इसका नाम क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलारिस। ठीक है, फीटलारिस माने फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं ऐसे ही। ठीक है, मैं फीटलारिस बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसमें मिसमैचिंग हो जाता है किसमें, RH निगेटिव ऑफ ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। याद रखना कि मदर जो होगी वो RH निगेटिव होगी और RH पॉजिटिव जो होगा वो फीटस होगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखो RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि RH निगेटिव मदर है वो जा रही है, दो वो ब्लड उसमें सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा में, इसीलिए प्लेसेंटा की वजह से क्या हो जाता है, दोनों ब्लड का सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि देखो अब तुम पूछोगे कि प्लेसेंटा में कैसे आ गया, माने कि ये जो बेबी हो गया वो RH पॉजिटिव कैसे हो गया था, भाई उसके बाप का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है ना, बाप अगर उसका होगा RH पॉजिटिव तो वो तो होगा ही ना, ऐसा होता है। देखो RH निगेटिव वाला जो है वो तुम्हारा माने कि रेसेसिव ट्रेट है, ये 12th क्लास में पढ़ना होता है, रेसेसिव ट्रेट, और एक होता है डोमिनेंट ट्रेट। तो RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है, अगर यानी कि पापा अगर RH पॉजिटिव है तो बेटा होगा ही RH पॉजिटिव। ठीक है, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, तो बाद में इसके बारे में कहानी सुनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, यानी कि दोनों ब्लड जो होता है वेल सेपरेट होता है प्लेसेंटा से। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। कब होगा, जब उस प्लेसेंटा को हम लोग काटेंगे ना,
जब वो वहाँ पे प्लेसेंटा रहता है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो जिसको तुम बोलते हो, उसको अगर हम लोग कट करेंगे तो थोड़ा सा उसका जो ब्लड है वो मदर के वुम्ब में ही रह जाएगा। अब जब वहाँ रह जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी आके बनना चालू हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट बेबी अगर RH पॉजिटिव होगा तो इसका जो एंटीबॉडी बना हुआ है वो जाके इस बेबी को ख़त्म कर देगा कि तुम RH पॉजिटिव हो, तुमको ख़त्म करो। तो उसके वजह से बहुत सारा सीवियर बीमारी होने लगता है, ब्लड को ख़त्म होने लगता है, RBC कम होने लगता है बच्चे में, और उससे डेथ भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो उसको देखो आगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एक्सपोजर हो गया मैटरनल ब्लड को, देखो एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव फ्रॉम द फीटस, इन सच केस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगर दूसरा प्रेगनेंसी हुआ तो जो RH एंटीबॉडी है मदर का, यानी RH निगेटिव वाला जो है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, यानी कि फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये फैटल होता है। फैटल यानी कि खतरनाक टू द फीटस, और कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस। क्या क्या कॉज कर सकता है, तो सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस, सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। और इस कंडीशन को हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलारिस कहते हैं, और इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैसे, तो एंटी-RH एंटीबॉडी दे दे, एंटी-RH एंटीबॉडी दे दे किसको, मदर को, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। यानी इसमें से हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि देखो, जब ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड का जब डिलीवरी होगा तो एक पॉसिबिलिटी होता है एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। इस सच केसेस, ऐसे केसेस में मदर जो होती है वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है, प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अगले प्रेगनेंसी में जो RH एंटीबॉडी होगा मदर का, जो RH निगेटिव है वो लीक कर जाएगा किसमें, फीटस में। अगर तो RH पॉजिटिव फीटस होगा तो वो जाके डिस्ट्रॉय कर देगा फीटल RBC को, और ये फैटल होता है, यानी खतरनाक होता है फीटस के लिए। फीटस के लिए खतरनाक होता है। यहाँ पे पूछ देगा तुमसे, डायरेक्ट पूछेगा कि क्या होगा, किसके लिए खतरनाक है, तो फीटस के लिए खतरनाक, ठीक है। मदर के लिए कोई खतरनाक नहीं है। मदर को क्या है, मदर के पास तो खून है, बच्चे के पास ना खून बन रहा है, तो बच्चे को क्या होगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या बोल रहे हैं यार, फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है। लेकिन मैं इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलारिस बोलता हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग अच्छा है, उसको सही लिखा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा अपना मुंह में दिक्कत है, ठीक है। आगे देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की मैं बात करता हूँ। तो यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जब तुम अपना उंगली काटते हो तो तुम्हारा खून जो है ज़्यादा समय के लिए नहीं निकलता है, और ब्लड जो होता है फ्लो से रुक जाता है। क्यों होता है ऐसा, तुमको अभी पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फाइब्रिनोजेन करके एक चीज़ होता है जो कि वहाँ पे जाके क्लॉट बनाने लगता है, वो यहाँ पे बताया जाएगा कैसे क्लॉटिंग होता है। देखो, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म होता है ताकि हम लोग एक्सेसिव लॉस को बचा सकें। तो यू कुड ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कल्म फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजुरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी तुम देखते हो कि एक अजीब सा लाल रंग का जाके वहाँ पे जम जाता है, ठीक है। तुम देखते हो कि जाके जम जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे साइट ऑफ कट और इंजरी होता है वहाँ पर बहुत समय के बाद वहाँ पे जाके जम जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉट और कोगुलम बोलेंगे, जो कि बनता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसको फाइब्रिन्स कहते हैं, जो कि डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के। और वहाँ पे डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट जाके क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाते हैं। और फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। तो ये सब मैं तुमको यहाँ पे लिख के अभी बताऊंगा कि क्या क्या होगा, ठीक है। देखो, जो फाइब्रिन होता है वो फॉर्म्ड होता है किससे, फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जिसको प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसको थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, वो रिक्वायर्ड होता है किस लिए, ये सारा रिएक्शन कराने के लिए। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। यानी कि अभी मैं तुमको सब बताऊंगा, एक लाइन से लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। एन इंजरी और ट्रॉमा
An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ion play an important role in clotting. अब देखो, सुनो बात को, सुनो ध्यान से, ठीक है, एक सेकंड रुको, बात को सुनो बहुत ध्यान से कि क्या बोलता है इसमें। देखो सबसे पहला बात क्या बोला कि जब कट लगता है तुमको, ठीक है, तो वहाँ पर नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड आ जाते हैं जिसको फाइब्रिन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, जो कि फाइब्रिन्स वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे जितना भी डेड वेड जो तुम्हारा फॉर्म एलिमेंट्स है ना, जो कट गया है, कटने की वजह से जो मर गया है, वो सब पे आके फाइब्रिन ऐसे चिपक जाएगा। यानी कि मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा कट लगा तो यहाँ पर क्या होगा, ढेर सारे फाइब्रिन्स आ गए, ऐसे ऐसे आके उसको बंद कर देगा, ठीक है, उसको आके पूरा सील पैक कर देगा। और सील पैक करने के कुछ दिन के बाद तुम उसको नोच के फेंक देते हो, क्यों? क्योंकि अंदर में फिर उसका देखते हो वाइट हो जाता है, वो पूरा वाइट हो जाता है अंदर में, और यानी कि वहाँ पे क्या क्लॉट भर चुका होता है, ठीक है। तो ये वाला फाइब्रिन जो होता है, यही इसको बोलते हैं, क्या होता है, ये रेडिश होता है। कैसे? रेडिश ब्राउन स्कल होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखो फाइब्रिन्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला तुमको चीज़ समझना होगा क्या, सबसे पहला जो है वो देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइब्रिन्स के बारे में। तो फाइब्रिन्स, ठीक है, फाइब्रिन्स जो होता है वो कैसे बनता है, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। यानी कि फाइब्रिन्स बनता कैसे है, तो सबसे पहले तुमको जो है ना प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताता हूँ अच्छे से, और थ्रोम्बोकाइनेज के बारे में पहले बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट को थ्रोम्बोकाइनेज के हम लोग चालू करें। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि कोई इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। इंजर्ड टिश्यू है वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन हल्का सा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ताकि समझ में बेहतर आए। थ्रोम्बोप्लास्टिन वो रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड का प्लेटलेट्स होता है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो अपना टूटते हैं। ब्लड का प्लेटलेट्स क्या होता है, टूटता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। यानी कि ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो डिसइंटीग्रेट करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी डिसइंटीग्रेट करते हैं, यानी टूटते हैं। सीधी सीधी बात है, तुम इसको ऐसे ही ध्यान में रखो कि जो ब्लड का प्लेटलेट्स है वो टूटेगा और रिलीज़ क्या करेगा, तो क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, यानी ये वाला जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम और सर्टेन प्रोटीन आएंगे, ठीक है, Ca2+ और कुछ प्रोटीन और सर्टेन प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है, सर्टेन प्रोटीन्स आएंगे। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये सब क्या करेंगे, ये सब मिलके बनाएंगे अपना प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होता है, ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है ये क्या करता है, आगे देखो क्या करता है। सबसे पहले जो है अगर हम लोग देखें, सबसे पहला चीज़ कि जो प्रोथ्रोम्बिन होगा अपने पास, ये यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन दिख रहा है, यही प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आता है, एक्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज आया और आके क्या बनाएगा, तो थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाया, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, ये आया थ्रोम्बिन बनाया। अब क्या होता है, अब देखो थ्रोम्बिन आया, अब उसके बाद क्या होगा, अब फाइब्रिनोजेन भी इनएक्टिव पड़ा हुआ है, फाइब्रिनोजेन ये भी इनएक्टिव पड़ा है, अभी काम धाम लेना है। तो इसमें क्या, यही थ्रोम्बिन आएगा और इसके बाद से ये क्या बना देगा, फाइब्रिनोजेन को आगे फाइब्रिन बना देगा। जो तुमको ऊपर दिखाया है यहाँ पे फाइब्रिन्स, ये बनता है किससे, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन, यानी सब इनएक्टिव है यहाँ पर, सब में तुम नीचे में आराम से चाहो सीधे लिख दो इनएक्टिव, सब इनएक्टिव है। और इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो ये सब आके अपना किसके तरह काम करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह, या फिर कुछ भी बोल दो कि वो आके काम करते हैं और उसको इनएक्टिव से एक्टिव करते हैं। उसके बाद देखो ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन क्या करता है, देखो ये फाइब्रिन आया और फाइब्रिन के साथ कौन, ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, जिसको तुम यहाँ पर क्या बोले थे, क्लॉट और कोआगुलम, ठीक है, क्लॉट और कोआगुलम। और ये कैसा हो जाता है, बाद में कुछ दिन के बाद ये कैसा हो जाता है, रेडिश, कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जिसको हम लोग स्कल्म कहते हैं, रेडिश ब्राउन स्कल्म, ठीक है, स्कम, ठीक है, रेडिश ब्राउन स्कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और मत समझना। तो देखो
मान लो एक डायग्राम देखो, तुमको लाल लाल बढ़िया डायग्राम दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पर खून बह रहा है इसका, इस आदमी का, यहाँ बहुत सारा खून बह रहा है, बहुत खून बह रहा है, 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 ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आएगा, फाइब्रिन्स आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, ये आया। और इसमें क्या हो गया, ये फाइब्रिन्स जो है, ये फाइबर जो है, यही फाइबर जो है पूरा एकदम उसको घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया कि खून बाहर नहीं जा पाए। अब खून जो है बाहर नहीं गया तो इसके अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। क्या ट्रैप हो गया, ट्रैप्ड। क्या ट्रैप्ड कर दिया, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ट्रैप्ड कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ था विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड, लिखा हुआ था, सब लाइन लिख दिया मैं यहाँ पर एक साथ। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता दिया आपको, इतना आसान से कोई नहीं बता पाएगा जितना आसान मैंने आपको बता दिया मस्त वाला, कि इंजर्ड टिश्यू है, इसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला और ब्लड का प्लेटलेट्स है उसमें भी थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, दोनों आ गया। और क्या Ca2+ और सर्टेन प्रोटीन आया, फिर सर्टेन प्रोटीन से जाके मिलके क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। प्रोथ्रोम्बिनेज आया कहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन में ये एंजाइम आया और उससे क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। फिर उसके फाइब्रिनोजन पे यही थ्रोम्बिन आके लग गया और क्या बना दिया, फाइब्रिन बना दिया। और फिर फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ जाके क्या बना दिया, क्लॉट बना दिया। क्लॉट कुछ दिन के बाद कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन स्कल्म हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। बस इतना ही था क्लॉटिंग। यहाँ पे कैल्शियम वेल्शियम का सब चीज़ मैं लिख दिया हूँ कि एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। यही जो ब्लड का प्लेटलेट्स है ये प्रोथ्रोम्बिन करता है, यही जाके प्रोथ्रोम्बिनेज बना देता है और वही जाके सब कुछ कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे से कि इंजरी और ट्रॉमा से क्या होता है, स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर जो एक्टिवेट करेगा मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को। और सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। यानी ये देखो इंजर्ड टिश्यू के पास भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके पास भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों मिलके एक साथ आया। किसके संगत में आया, Ca2+ के संगत में आया, कैल्शियम इसमें आया और क्या बना दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज बना दिया। प्रोथ्रोम्बिनेज यहाँ पे आके काम किया तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। फिर थ्रोम्बिन आया किसके पास, फाइब्रिनोजन के पास और क्या बना दिया, फाइब्रिन बना दिया। फिर फाइब्रिन गया ब्लड सेल के पास और जाके क्या बना दिया, क्लॉट बना दिया। हो गया, बस इतना ही तो था, यही है कोगुलेशन। इसमें पता नहीं क्यों इतना लोग रोते हैं, मैं इतना आसान करके बता दिया। अभी बायोहैक कराऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा तुमको, कसम से एकदम मज़ा ही आ जाएगा। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं हम लोग लिम्फ के बारे में, फिर सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, फिर हार्ट वार्ट पढ़ेंगे। मस्त, बहुत ही आसान तरीके से एकदम मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल कसम से। बिल्कुल मज़ा ना आया ना तो बोलना मज़ा नहीं आया, मज़ा आएगा तुमको। देखो लिम्फ के बारे में देखो, लिम्फ जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट ऑफ ए स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोलता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज, यानी जैसे ही ब्लड कैपिलरी से पास होता है कहाँ, टिश्यूज़ में, तो कुछ वाटर अलॉन्ग विथ ए स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यू, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। यानी सबको छोड़ के, जो इस फॉर्म्ड एलिमेंट है सबको छोड़ के जो है वो बाहर आता है। ये फ्लूइड रिलीज जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फ्लूइड रिलीज होता है इसको हम लोग सीरम कहते हैं। देखो मैंने जो फ्लूइड रिलीज होता है आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा, exchange of nutrient gases etc between blood and the cell always occur through this fluid, ठीक है। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drains it back to the major veins। यानी कि क्या कहता है, देखो गौर से देखो, जैसे ही ब्लड जो है पास किया कैपिलरीज से टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में जैसे ही ब्लड पास करता है कैपिलरीज में तो कुछ वाटर जो है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं उस स्पेस से, यानी टिश्यू इशू से बाहर निकल जाते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, और लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, यानी सबको छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली तो चली कहाँ, तो कहाँ चली, अनारकली चली लिम्फ में। यानी अनारकली कौन हो गई इसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, और इसके पास भी सेम मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा अपना प्लाज्मा में होता है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है इसके अंदर होता है बस। और उसके बाद जो होता है इसका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस होता है कहाँ पे, ब्लड और सेल्स में,
ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, यानी सब कुछ जो एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट होता है ये भी नॉर्मल, जैसा ब्लड वैसा लिम्फ, जैसा ब्लड वैसा लिम्फ, बस कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, इसमें ब्लड और लिम्फ में कोई डिफरेंस नहीं है। एक दो को सर्टेन छोटा मोटा डिफरेंस है, उसको मैं बोल देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान था, जो कितना आसान था, मस्त वाला आसान है और तुमको बहुत ज़्यादा ही आसान लगेगा। क्या? तो लिम्फ। देखो लिम्फ जो होता है, मैं बताना चालू करता हूँ। देखो लिम्फ है और ब्लड है, ठीक है, इसको हट जाने दो एक सेकंड। ये लिम्फ है और ये ब्लड है, ठीक है। अब मैं इसमें बीच में डिफरेंस बताता हूँ। इसके अंदर भी वाटर और मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर भी वाटर और मिनरल्स होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में, ये नहीं कि अलग अलग प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में। बस लिम्फ में क्या है ना, ये कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आरबीसी जो होते हैं ना वो एब्सेंट हो जाते हैं, इसलिए बेचारा कलरलेस रह जाता है। ये सब बात आगे लिखा हुआ है, ये फैट सॉल्युबल होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर soluble सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसेस, ठीक है। और दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और इसके पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज इन दैट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। और इसमें भी एक्सचेंज सब होते रहता है इस फ्लूइड के। एक्सचेंज ऑफ द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, ठीक है। इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द कहाँ पे ले जाता है? मेजर वेन्स में। और द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। बस। और लिम्फ कैसा होता है? तो कलरलेस होता है, जिसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। और लिम्फ जो होता है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर है किसके लिए? न्यूट्रिएंट के लिए, हार्मोन के लिए। और फैट जो होता है एब्जॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। यानी कि बस सिंपल सा बात है, इतना ही तो मैं पढ़ना था, बस कुछ है ही नहीं इसमें। कि लिम्फ जो है और ब्लड में फ़र्क मैं बता देता हूँ तुमको। लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा में फ़र्क, लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा का पहला फ़र्क क्या है कि इसमें भी H2 होता है, इसमें भी H2 होता है, इसमें भी उतना ही मिनरल होता है जितना इसमें होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये कलरलेस होता है ना, क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं होता है। बाकी WBC और प्लेटलेट्स होता है इसमें भी, ठीक है, WBC प्लेटलेट्स होता है, लेकिन इसमें बस एक आरबीसी आ गया। आरबीसी नहीं रहता ना तो इसी की तरह हो जाता। तो कुछ डिफरेंस चाहिए ना, तो इसके पास आरबीसी नहीं है, उसके पास आरबीसी है बस। और लिम्फोसाइट जो होता है, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट थोड़ा कम पाया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसके अंदर CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन कम होता है इसके मुकाबले। यानी ये CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कराता है कौन? लिम्फ, ठीक है। लिम्फ जो होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कराता है। फिर ये फैट ऑब्जॉर्प्शन में काम कराता है कैसे? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देखो लिखा हुआ है फैट ऑब्जॉर्ब दस इन लिम्फ थ्रू लैक्टियल। किससे? लैक्टियल जो होता है इंटेस्टाइनल विलाई में, उसकी वजह से। बस कुछ नहीं है। बस देखो लिम्फ नोड की अगर मैं बात करूँ तो जो ये होता है कैसा होगा, मैंने अगर मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ बताना चाहूँ तो एक्स्ट्रा में ये बता दूंगा कि ये बीन शेप्ड होगा। बीन शेप्ड होगा स्ट्रक्चर जो कि लिम्फ वेसल के अंदर पाया जाएगा। और ये कैसा होगा? थ्रू आउट द बॉडी बहुत अबंडेंट पाया जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? बस कहानी सुनो तुम, बस कहानी के लिए है और कुछ नहीं है। ये क्या करेगा? फिल्टरेशन करेगा। किसका? फिल्टरेशन ऑफ जर्म्स करेगा, जर्म्स का फिल्टरेशन करेगा। और फिल्टरेशन के बाद क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा उसके ऊपर आके और जर्म और पैथोजन को ख़त्म कर देगा। बस इतना ही बात था और कुछ था ही नहीं, ख़त्म है, बस इतना ही है। उसके बाद आ जाओ सर्कुलेटरी पाथवे का। तो सर्कुलेटरी पाथवे की मैं बात करता हूँ तो देखो द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, एक ओपन और एक क्लोज। ये तुम कहाँ? एनिमल किंगडम में भी पढ़े हो। अभी मैं नहीं बताया क्योंकि मेरे पास अभी पढ़ाई उसका नहीं हुआ, तो मैं अभी इसको पढ़ के अच्छे पढ़ा हुआ तो है मेरा अच्छे से, लेकिन अभी चलूँगा मैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी और उधर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल साइकिल, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब खत्म करते हुए मैं जाऊंगा आगे एनिमल किंगडम ये सब पे, लिविंग वर्ल्ड ये सब पे, ठीक है। चाहूँ तो लिविंग वर्ल्ड तो 2 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे के अंदर पूरा निपटा के खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी उसको करूँगा नहीं क्योंकि अभी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन आता भी है या फिर नहीं भी आता है, बात बराबर है। एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। तो ये सब पढ़ो, इससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसको पढ़ोगे ज़्यादा फ़ायदा है। तो फ़ायदा देखो एक ओपन और एक क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड मोलस्का, ठीक है, जिसमें ब्लड जो होता है वो पम्प्ड बाय हार्ट पास थ्रू लार्ज वेसल्स इन तो ओपन सैक और कैविटी, जिसको हम लोग साइनस कहेंगे, ठीक है। और एनालिडा और कॉर्डेटा में जो होगा उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके अंदर क्या होगा? ब्लड पम्प्ड होगा हार्ट से, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस पैटर्न को हम लोग कंसिडर करते हैं और एडवांटेज द फ्लू ऑफ द फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। देखो क्या बोलता है ये? कुछ नहीं बोलता है। देखो ओपन सर्कुलेशन में तुम ना बस एक चीज़ याद रखो, एनिमल किंगडम का लाइन है क्या? डायरेक्टली बाथेड ऑर्गेन्स जो होते हैं इसमें, ऑर्गेन्स यानी डायरेक्टली बात करते हैं कौन? ऑर्गेन्स जो इसके अंदर होते हैं ना भाई,
वो डायरेक्टली बात कर लेते हैं सीधे से। मैं बोलूँ ना, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ और यहाँ पर लिख दो ऑर्गेन्स जो होगा, ऑर्गेन्स जो होगा या टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली बाथेड, डायरेक्टली बाथेड। बस इतना ही लाइन है इसका, ये बस ओपन सर्कुलेशन ख़त्म। बस किसमें होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, वहाँ पे और भी लिखा हुआ है लेकिन उसको अभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो एनिमल किंगडम का पार्ट है। बस आपको यही याद रखना है कि जो ऑर्गेन टिश्यू होगा डायरेक्टली बाथेड होगा इसमें, और जो क्लोज होगा उसमें तब तुमको पता ही है, नॉर्मल, एनालिडा, कॉर्डेटा, ये सब में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। देखो ओपन में मैं बस लिख दूँगा ऑर्गेन टिश्यू डायरेक्टली बाथेड, और इसमें जो होगा कहाँ पे पाया जाएगा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, और एनालिडा और कॉर्डेटा में अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। बस उसके बाद देखो आगे देखो ब्लड बाउंड्री, ठीक है, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब उसका बात है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। ऑल वर्टिब्रेट जो होता है, जितना भी वर्टिब्रेट होते हैं, ये पोजेस करता है क्या, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट को। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विद अ एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल। देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, देखो कुछ ध्यान में रखना है कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट के पास क्या होता है, एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, और फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियंस जो होंगे और एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होगा। और अगर क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होगा। बस इतना ही तो याद रखना है कि तुम्हारा फिशेस जो हो गया, फिशेस में क्या हो गया, 2 चैम्बर्ड। फिर बात करें अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की तो 3 चैम्बर्ड, और जो अगर अपने बात कर ले तो 4 चैम्बर्ड। बस इतना ही तो याद रखना था यार, बस सिंपल। देखो फिर बात करता है कि फिशेस में, इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाई गिल्स and is supplied by the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart। ये सिंगल सर्कुलेशन होगा। बस फिश में क्या हो जाएगा, हार्ट जो होता है, हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, ठीक है, और सप्लाइड टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न्ड टू, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। बस इतना ही याद रखना है कि जो हो रहा है वो वापस होकर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम कहाँ, गिल्स, लंग्स और स्किन से, और राइट एट्रियम जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, फ्रॉम अदर पार्ट्स से, ठीक है। और दोनों जाके मिक्स हो जाएंगे कहाँ पर, तो सिंगल वेंट्रिकल में, जो कि पंप आउट करेगा मिक्सड ब्लड को। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ बर्ड, मैमल, ये सब में और क्रोकोडाइल में, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लेफ्ट और राइट एट्रिया बना हुआ है जो कि घूमते घूमते क्या करेगा, ब्लड पास करेगा, और ऐसे ही होगा। बस वेंट्रिकल पम्प्स आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, और दैट इज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। बस अब हम लोग को ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, आगे चल के ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ लेंगे, फिर ईसीजी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया है। ये जो चीज़ है ना, इसको नए एनसीईआरटी में बदल के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया गया है, ठीक है। आगे मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। फिर डबल सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, फिर डिसऑर्डर, चैप्टर ख़त्म। बस इतना ही है चैप्टर। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि देखो वीडियो जो है ना ये बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं एक साथ बनाऊंगा पूरा पार्ट, कार्डियक साइकिल, वार्डियक साइकिल, ईसीजी को लेते हुए यहाँ तक मैं करूँगा डबल सर्कुलेशन तक। फिर अगला पार्ट मैं डबल सर्कुलेशन से लेकर के लास्ट तक का पूरा एक साथ डालूंगा, ताकि वीडियो है जो डिवाइस है वो गर्म ना हो और लैग नहीं करे, क्योंकि लैग करने लगता है बीच में। इसीलिए चलिए इस वीडियो को या फिर यहाँ नहीं ख़त्म करते हैं, बायो हैक करके ख़त्म करते हैं। मैंने बोला था ना, बायो हैक करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। ह्यूमन वाला जो है उसके पहले तक का सारा बायो हैक करते हैं। आ जाओ बायो हैक को करते हैं, आ जाओ बायो हैक करते हैं। एक सेकंड को पॉज करता हूँ, बायो हैक करता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखो खुल चुका है क्या, ब्लड ग्रुप से। तो इसके पहले तक का पार्ट मैंने पिछले वाले पार्ट में डाल दिया हूँ, अपलोड हो चुका होगा आज ही। और उसके बाद देखो हम लोग कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, ठीक है, 71 तक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ डालूंगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, एंटीजन होता क्या है। अब देखो एंटीजन क्या होता है, इसमें मैं सीधा लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एंटीजन क्या होता है तुम बताओ। तो जो जिस मतलब कि जो केमिकल जो इंड्यूस करता है, क्या जो केमिकल लिखा हुआ क्या था कि केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा, विच केमिकल विच
विच क्या बोलेंगे, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये करेगा। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला है एनसीईआरटी, बताओ। यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, कौन सबको दे सकता है, बताओ कौन सबको दे सकता है। तो ओ दे सकता है। ओ तुम उसको सुनोगे तो क्या बोलोगे, अरे ओ भाई ओ दे सकता है। और ओ में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ओ निगेटिव, ठीक है, ये याद रखना, ओ निगेटिव देगा, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, तो ए बी, यानी सबसे ले सकता है कौन, ए बी। और कौन, तो ए बी कौन सा ए बी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ये याद रखना है पूरा, एकदम डिटेल में याद रखना है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आ जाओ, डोनर ग्रुप ऑफ बी को कौन कौन दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप को कौन कौन दे सकता है, बताओ। ए दे सकता है, नहीं दे सकता है, बी और ओ दे सकता है, ठीक है। ए बी को कौन कौन दे सकता है, तो ए दे सकता है, बी दे सकता है, ओ दे सकता है। आर एच एंटीजन गॉट इट नेम फ्रॉम रीसस मंकी, बताया था मैं, RHESUS रीसस मंकी से इसका नाम आया था। उसके बाद देखो ये हो गया। उसके बाद देखो RH एंटीजन इज प्रेजेंट इन कितना परसेंट बताओ, लिखा गया है 80% इंसानों में आ चुका है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस कंडीशन कैन डेवलप इन फर्स्ट चाइल्ड में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कौन बोला हो सकता है। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस कंडीशन डेवलप व्हेन मदर जो हो वो RH पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो मदर जो हो वो RH क्या हो, निगेटिव, और बच्चा जो हो वो क्या हो, RH पॉजिटिव, ठीक है। सही लिखा हूँ, एकदम सही लिखा हूँ, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। देखो RH एंटीजन, देखो तभी ना, देखो मदर अगर RH निगेटिव होगी तभी ना उसके अंदर अगर RH पॉजिटिव वाला आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, ताकि अगर अगला बच्चा अगर RH पॉजिटिव हुआ तो उसको जाके ख़त्म कर दे, समझे। हाँ, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। देखो जेस्टेशन पीरियड में तो एकदम नहीं हो सकता है, कब होगा, जब निकलने वाला होगा, समझे, जब निकलने वाला होगा। यानी कि इसमें जो लिखा है डू नॉट गेट मिक्सड, तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जब निकलेगा, कब निकलेगा, माने कि जेस्टेशन के बाद, यानी कि जब पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन में निकलेगा। द रीज़न फॉर इट इज़ दिस, क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो बताओ ना यार, प्लेसेंटा, सीधे से उसी समय में बताया था क्या, प्लेसेंटा के वजह से सेपरेट रहता है, ठीक है। और कब होता है, देखो इन पार्चुरेशन, इन नहीं लिख सकते, ड्यूरिंग पार्चुरेशन लिख सकते हैं, कि ड्यूरिंग कब, पार्चुरेशन यानी कि बर्थ ऑफ बेबी एंड स्पेसिफिकली ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, स्पेसिफिकली कब, तो कटिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, इतना मैं लिख देता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यूरिंग डैश देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ओ लिख ही दिया ना, क्या, कब ड्यूरिंग पार्चुरेशन लिख दूँ या डिलीवरी लिख दूँ, स्मॉल छोटा जगह है तो डिलीवरी लिख देता हूँ, सारा लैंग्वेज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने पार्चुरेशन लिख दिया, बर्थ लिख दिया, अब डिलीवरी भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो खुल जा, ये कभी कभी बैक हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस कॉज, क्या कॉज, डैश एंड डैश टू बेबी, मैं बताया था क्या चीज़ हो सकता है, एक तो उसको एनीमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। और दूसरा उसको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस, ठीक है। यहाँ पर लिखना उचित नहीं होगा, इसको हल्का सा उठा के ऊपर कर देता हूँ, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस, दो चीज़ हो जाते हैं इसमें। उसके बाद देखो इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग डैश इन द चाइल्ड और मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड। देखो इसको हम लोग मदर में देते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड, क्या चीज़ को, anti-RH एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी हम लोग दे देते हैं, किसको, मदर को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइट पर्पलिश स्कम ऑन द, अरे लाइट पर्पलिश थोड़ी ना, तुम्हारा घाव खत्म होता है तो तुम्हारा पर्पल होने लगता है क्या, वो भी लाइट नहीं, रेडिश ब्राउन लिखा हुआ था, रेडिश ब्राउन स्कम, ना गलत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो आ जाओ, थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, थ्रोम्बिन किससे बनता है बताओ, तुमको पूरा डिटेल में लिखवाया हूँ मैं, बताओ किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन, और किस एंजाइम से बताओ, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कौन सा, प्रोथ्रोम्बिनेज,
थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज से। उसके बाद देखो फाइब्रिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है? तो किससे बनता है? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन से बनता है। विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम बताओ? कौन सा एंजाइम बताओ? फाइब्रिनोजेन को बनाने में कौन आता है? यही आता है ना, कौन? थ्रोम्बिन आता है ना, मैं बोला था ना थ्रोम्बिन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका, 10 बार बताया तुमको। तो देखो कोआगुलम इज फॉर्म्ड बाई नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, नहीं बिल्कुल नहीं, थ्रोम्बिन से थोड़ी ना, फाइब्रिन से होता है, फाइब्रिन्स, ठीक है। डैश एक्ट एज को फैक्टर ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस, कौन को फैक्टर की तरह काम करता है? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि को फैक्टर की तरह काम करता है। कौन सा काम करता है? तो इसके बारे में शायद एनसीईआरटी नहीं लिखा है, हैं? ऐसा लगता है तुमको? लिखा है CA प्लस एंड सर्टेन एंजाइम। मैं ऐसे बीच बीच में मजाक करता हूँ, ठीक है, मज़ा आता है ना, उससे बरकरार रहता है। सर्टेन एंजाइम या फिर प्रोटीन लिख सकता हूँ, एंजाइम। एनसीईआरटी लिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, एनसीईआरटी सब कुछ लिखा हुआ है, तभी पाया जाता है। उसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन इज एक्टिवेटेड बाय रिलीज ऑफ डैश फ्रॉम डैश और डैश, यानी मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन इज एक्टिवेटेड बाय, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन किस चीज़ से एक्टिवेटेड होता है? रिलीज ऑफ क्या क्या रिलीज हो रहा था? प्रोथ्रोम्बिनेज रिलीज हो रहा था ना, रिलीज ऑफ हमेशा प्रोथ्रोम्बिनेज रिलीज होगा, हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एक को फैक्टर रिलीज होगा, ठीक है, एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होगा, हाँ ये बोल सकते हैं कि एक क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा। कहाँ से? क्लॉटिंग फैक्टर या तो टिश्यू से हो सकता है या फिर इंजर्ड सेल से हो सकता है, लिखा हुआ था इंजर्ड टिश्यू या फिर अपना अंदर जो होता है ब्लड से, है ना, इंजर्ड टिश्यू या फिर ब्लड का प्लेटलेट्स। यहाँ पर टिश्यू नहीं लिख सकता हूँ मैं, प्लेटलेट्स लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लड का प्लेटलेट्स यही ना टूट रहा था। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन बिटवीन ब्लड और टिश्यू अकर थ्रू, ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन होता है थ्रू, कैसे? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन ब्लड और टिश्यू कैसे होगा बताओ ना? कहाँ घुस गए हम? कहीं घुसे हैं ना, लिम्फ में, LYMPH, लिम्फ में घुस गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, अगला पेज। लिम्फ हैव डिफरेंट मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देन प्लाज्मा, नहीं, फॉल्स, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल का। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, ट्रू, क्यों? क्योंकि RBC एब्सेंट होता है। लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर हार्मोन, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर हार्मोन, तो हाँ होता है, मैं बोला ना सब कुछ लगभग सेम ही है। फैट इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू डैश इन द डैश प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, किसके द्वारा होता है? तो लिम्फ के द्वारा ही होता है। लिम्फ का किस में? एक टर्म तुमको मैं बताया था, इंपॉर्टेंट टर्म था, क्या? लैक्टियल, मैं 10 बार बोला था लैक्टियल ध्यान में रखना है बिल्कुल, लैक्टियल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैक्टियल को याद रखो बस। अब सर्कुलेटरी पाथवे भी हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं, 71 तक करना है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन, बताओ ओपन यानी कि डायरेक्टली बात है, यानी कि किसमें? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्या एनालिडा है ओपन सर्कुलेटरी ना, एनालिडा और मैमल्स ये सब तो किस में आ गए थे? क्लोज में आ गए थे। वाई क्लोज सर्कुलेशन इज मोर एडवांटेजियस, क्यों मोर एडवांटेजियस होता है? क्यों होता है बताओ ना, खुद बताओ। तुम अगर खुद सोचो, अगर तुम्हारा खून ऐसे बाहर बह रहा होता, तुम्हारा ऑर्गेन उसमें डूबा रहता तो अच्छा लगता? नहीं ना लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक सिस्टमिक हमको चाहिए, एक पूरा एकदम चाहिए कि हाँ पूरा एकदम प्रिसाइजली रेगुलेट हो, समझे? तो इसका मैं आंसर कैसे लिखूँ ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो मैंने कि फ्लो ऑफ ब्लड अच्छे से हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फ्लो ऑफ ब्लड बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। हाँ, क्रोकोडाइल हैव कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। देखो सिर्फ एक्सेप्ट लिखा हुआ था, क्या इसमें लिखा हुआ था ना कि एक्सेप्ट यानी 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर होता है। फिश में हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट पंप करता है? नहीं रे, गिल्स करता है ना, है? हार्ट तो डीऑक्सीजनेटेड करता है, गिल्स करता है, फॉल्स, गिल्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या देखना है, ये देखना है, तो इसको हम लोग करते हैं अभी वीडियो को एंड, और फिर इसके बाद दूसरा चालू करूँगा, उसमें करूँगा ख़त्म, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं इस समय ख़त्म, और तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।